हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, लास्ट क्लास में हम आवृतबीजी पादपों में शाखन प्रतिरूप तथा वितान संरचना का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने शाखन प्रतिरूप या ब्रांचिंग पैटर्न का अध्ययन कर लिया था। वहां पर आज हमें अध्ययन करना है वितान संरचना। इसका वितान संरचना का वितान या इसी को शिखर बोलते हैं। शिखर संरचना आवृतबीजी पादपों में वितान या शिखर संरचना का हमें अध्ययन करना है, जिसे कैनोपी आर्किटेक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैनोपी आर्किटेक्चर। कैनोपी आर्किटेक्चर या वितान संरचना या इसी को शिखर संरचना कहा जाता है। देखिए, किसी भी पादप की जो वितान संरचना है या शिखर संरचना है वो क्या है, ये तो मैं पहले ही बता दिया। यानी जो वितान संरचना क्या है, वितान क्या है? जो पादप का तना है, तना, तने में से शाखाएं, शाखाओं से पत्तियां आदि, ये सभी मिलकर के और किसका निर्माण करते हैं? एक पादप की वितान संरचना या शिखर संरचना, कैनोपी आर्किटेक्चर बनाते हैं। अर्थात उसका वितान जो मतलब पादप का फैलाव क्षेत्र है, उसमें क्या क्या आ जाएंगे? तो तना, तने में से शाखाएं और शाखाओं से पत्तियां आदि, ये यानी उस पादप का फैलाव क्षेत्र क्या है, यह क्या कहलाएगा? उसका वितान कहलाएगा। ठीक है, वितान या कैनोपी। देखिए, वितान संरचना किसी पादप की है, वो मुख्य रूप से जिन कारकों से प्रभावित होती है, एक तो होते हैं आनुवांशिक कारक। आनुवांशिक कारक और दूसरा बाह्य कारक। बाह्य कारक, ये इन दो मुख्य कारकों से प्रभावित होती है किसी भी पादप की वितान संरचना। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि वितान क्या है, इसकी परिभाषा। वितान क्या है? यानी जो पादप है उस पादप का बाह्य विभाग, पादप के जो बाह्य विभाग कौन कौन से? जैसे तना, तने में से निकली क्या? शाखाएं और फिर क्या? उसमें से पत्तियां निकलती हैं। तो ये सभी मिलकर किसका निर्माण करती हैं? एक वितान का निर्माण करती हैं। पादप के लिए वितान का निर्माण करती हैं। तो ये पता चल गया ना वितान क्या है। यानी तना, तने में से शाखा निकली तो वो क्या हो जाएगा? ब्रांचिंग पैटर्न। शाखन, तने का शाखन, और तो तना, तने में से शाखा निकली तो वो क्या हो जाएगा? शाखन। यानी तना, तने में से क्या निकली? शाखाएं, और शाखाओं पर क्या लगी हुई है? पत्तियां। क्या? पत्तियां। ये सभी मिलकर के और एक वितान का निर्माण करते हैं। फिर आगे हमें क्या पढ़ना है? वितान को प्रभावित करने वाले कारक। वितान को जो प्रभावित करने वाले कारक होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो आनुवांशिक कारक और दूसरा बाह्य कारक। ये क्या हो जाएगा? वितान को कैनोपी आर्किटेक्चर या हेडिंग क्या हो जाएगी? वितान क्या हो गया, तो पता चल गया ना। इसके बाद क्या है? वितान को प्रभावित करने वाले कारक। वितान संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले कारक या इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? फैक्टर अफेक्टिंग कैनोपी आर्किटेक्चर। फैक्टर अफेक्टिंग कैनोपी आर्किटेक्चर या वितान संरचना को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है? पहला आनुवांशिक कारक है। आनुवांशिक कारक यानी उस पादप की जीनीय संरचना कैसी है। भाई, जिस पादप की जो जीनीय संरचना होगी, यानी आनुवांशिक गुण जिस पादप के जैसे होंगे, उसकी आने वाली संततियों में भी, यानी जो उस पादप की आने वाली संतति होंगी उनमें भी वितान संरचना ऐसी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी जीन संरचना या जीनीय संरचना
ऐसी है। तो सबसे पहले तो प्रमुख कारक क्या है इसका, आनुवांशिक कारक, यानी जैसे उस पादप के पूर्वजों में लक्षण थे वैसे ही उसमें लक्षण आएंगे, अर्थात जैसे उस पादप की पूर्वजों की वितान संरचना थी वैसी ही उस पादप की वितान संरचना होगी। तो ये तो क्या हो जाएगा, आनुवांशिक कारक, जिसमें जीन मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। क्या, जीन्स। क्या भूमिका निभाते हैं मुख्य रूप से, जीन्स। इसमें पादपों में जीन्स उपस्थित होते हैं। कोशिका में मिलेंगे जीन्स, कहाँ मिलते हैं, कोशिका में, है ना। जो पादपों के जीन्स हैं वो प्रभावित करेंगे इसको कैनोपी आर्किटेक्चर को सर्वप्रथम। तो ये है जिसकी जैसी जीनीय संरचना होगी उसी प्रकार पादपों में वितान संरचना देखने को मिलेगी। इसके बाद दूसरा है बाह्य कारक। सब ये भाई जीन्स समझते हो ना, जीन्स क्या है ना, नहीं समझते तो देख लो एक बार। जो जीन्स है कहाँ रहेंगे स्थित, जीन्स डीएनए पर स्थित होते हैं। किस पर, डीएनए पर स्थित होते हैं जो किसी लक्षण को नियंत्रित करते हैं। यानी डीएनए का वह छोटे से छोटा खंड, डीएनए का वह छोटे से छोटा खंड जो किसी एक कारक को या किसी एक लक्षण के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है वो क्या कहलाता है, जीन्स कहलाता है। और इसी को किसने, मेंडल ने इसको क्या कहा था, कारक कहा था। क्या कहा था, मेंडल जो वैज्ञानिक था उसने इसे कारक नाम दिया था, बाद में इसको फिर जीन्स कहा गया। ठीक है, तो जीन्स क्या है, डीएनए पर स्थित वह भाग या डीएनए का वह छोटे से छोटा भाग जो क्या करता है, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। क्या कहलाएगा, जीन कहलाता है ना। तो सबसे पहले तो वितान संरचना को क्या प्रभावित करेगा, आनुवांशिक कारक। इसके बाद वितान संरचना को प्रभावित करते हैं बाह्य कारक। बाह्य कारक क्या क्या हो जाएंगे, जैसे बाह्य कारक क्या क्या होंगे, जैसे मृदा की प्रकृति, मृदा की प्रकृति, जलवायु, मृदा में उपस्थित जल की मात्रा, जल व पोषक खनिज पोषक पदार्थों की मात्रा, खनिज पोषण की उपलब्धता, प्रकाश, इसका सूर्य का प्रकाश, ये सभी, और भी जैसे नाइट्रोजन हो जाएगी। तो ये सारे जो कारक है, पादपों की दूरी भी आ जाएगी इसमें, पादपों की मध्य दूरी, ये सभी किसमें आ जाएंगे, बाह्य कारकों में। जैसे सबसे पहला है मृदा की प्रकृति, यानी मृदा कैसी है, अम्लीय मृदा है, क्षारीय मृदा है, यानी किसी पादप के लिए अगर सूटेबल मृदा है, यानी उपयुक्त, उसके अनुकूलन, जिस पादप ने उस मृदा में अनुकूलन कर लिया हो उसके अनुरूप है, यानी उसके लिए सूटेबल है, तो पादप है अच्छी वृद्धि करेगा। और उसका वितान है, यानी उसका फैलाव क्षेत्र वो भी अच्छा होगा, ज्यादा होगा, पादप कैसा होगा, सघन होगा। अगर मृदा की प्रकृति उसके अनुरूप नहीं है तो फिर क्या है, पादप वृद्धि नहीं कर पाएगा और वितान भी उसका कमजोर होगा। इसी प्रकार इस पर जलवायु का प्रभाव पड़ेगा, यानी पादप है जो किस क्षेत्र की जलवायु के लिए सूटेबल है, कहाँ पर उगता है, तो ये एक तरह से जलवायु हो जाएगी। इसमें आवास भी समझ सकते हो, यानी विभिन्न पादप है अपने अपने क्षेत्रों में उगते हैं, तो फिर जब वह किसी दूसरे क्षेत्र में जाएगा तो अगर वहां की जलवायु उसके अनुरूप नहीं है तो वो ऐसी वृद्धि वहां नहीं कर पाएगा। ऐसे जल खनिज पोषक की उपलब्धता, वही जल और खनिज पोषक पदार्थ की जितनी अच्छी मात्रा उसे उपलब्ध होगी या उर्वरक की मात्रा अच्छी उपलब्ध होगी उसको, पादप को, तो वो ज्यादा वृद्धि करेगा। इसका फैलाव क्षेत्र है, वितान है, ज्यादा अच्छा होगा, अन्यथा वो कमजोर होगा। इसी प्रकार प्रकाश है, प्रकाश की उपलब्धता, अगर जैसे प्रकाश पादप को अच्छी मात्रा में मिल रहा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, प्रकाश संश्लेषण, तो पादप अच्छी वृद्धि करेगा। अन्यथा पादप, जैसे कई पादप ये बोलते हैं ना भाई छायादार हो गया, जैसे कोई बड़ा पादप है उसके नीचे छोटे पादप होते हैं, वो अपनी वृद्धि सही से नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर उनको प्रकाश नहीं मिल पाता सूर्य का, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। तो इस तरह से प्रकाश भी इसको प्रभावित करेगा। इसी प्रकार पादप के मध्य दूरी, पादपों के मध्य दूरी, जैसे
अगर पादप एक पादप है उसके बाद दूसरा है, दूसरे के बाद तीसरा, अगर उनके बीच पर्याप्त दूरी है तो वो आराम से उनकी शाखाएं फैलेंगी और वितान चौड़ा और अच्छा बनेगा। लेकिन मान लो जैसे पादप नजदीक नजदीक लगा दिए हमने, तो फिर क्या होगा, उसको फैलाव के लिए एक तरह से एरिया नहीं मिलेगा, क्षेत्र नहीं मिलेगा, तो फिर जो उसका मुख्य अक्ष केवल वही वृद्धि करेगा और शाखाएं वृद्धि नहीं कर पाएंगी, तो एक तरह से सीधा वितान बनेगा उसका। तो इस तरह से पादपों के बीच की दूरी ये भी प्रभावित करती है। इसके अलावा और भी अन्य कारक होते हैं वितान संरचना को प्रभावित करने के लिए, जैसे ये तो हो गया ना। इनके अलावा और कौन सा कारक है, जैसे देखिए इनके अलावा दूसरा एक अन्य कारक जैसे मुख्य अक्ष की वृद्धि, मुख्य अक्ष की वृद्धि, जो मुख्य अक्ष की वृद्धि है वो भी वितान संरचना को प्रभावित करती है। अगर जैसे मुख्य अक्ष है वो उसका मुख्य अक्ष का एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षक जो तक है वो लगातार सक्रिय है, तो वृक्ष सीधा बढ़ेगा और उसमें शाखाएं कम निकलेंगी, या फिर वृक्ष अशाखित भी हो सकता है जैसे खजूर का बताया था। तो अगर मुख्य अक्ष प्रभावी है तो फिर वृक्ष सीधा बढ़ता रहेगा, उसमें से शाखाएं कम निकलेंगी, तो वितान उसका एक तरह से कैसा बनेगा, कॉडेक्स प्रकार का, क्योंकि पादप सीधा बढ़ेगा और शाखाएं इसमें से नहीं निकलेंगी। दूसरा ब्रांचिंग पैटर्न या शाखन प्रतिरूप, दूसरा कारक क्या हो जाएगा, शाखन प्रतिरूप। शाखन प्रतिरूप या ब्रांचिंग पैटर्न भी वितान संरचना को प्रभावित करता है कि भाई शाखाएं कैसी निकली है। जैसे अग्राभिसारी क्रम में निकलेंगी, जैसे अग्राभिसारी क्रम में अगर निकलेंगी तो नीचे वाली शाखाएं बड़ी होंगी, ऊपर की तरफ छोटी होती चली जाएंगी, तो वृक्ष कैसा होगा, कोनी पर। जबकि अगर अचानक से जैसे शाखाएं निकली थी किसमें, बरगद में, तो वो क्या हो जाएगा, जो उसका वितान होगा गुंबदाकार हो जाएगा। इस प्रकार से जो शाखन प्रतिरूप है, ब्रांचिंग पैटर्न है, वो भी वितान संरचना को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, शाखाओं की वृद्धि की दिशा, शाखाओं की वृद्धि की दिशा, शाखाओं की जो वृद्धि की दिशा होगी वो भी इसको वितान संरचना को प्रभावित करेगी। जैसे अगर शाखाएं 90 डिग्री के कोण पर यानी लंबवत बढ़ रही हैं, या फिर जो मुख्य अक्ष उसके समांतर बढ़ रही है, उसके अनुरूप वितान संरचना भी प्रभावित होगी। आगे हम पढ़ेंगे इसको, है ना। इसके बाद आगे देखिए अगला हो जाएगा शाखाओं पर जो पत्तियां हैं, शाखाओं पर जो पत्तियां हैं उनका क्रम या पर्णविन्यास। मतलब क्या होगा, पर्णविन्यास। पर्णविन्यास कैसा है, ये भी वितान संरचना को प्रभावित करता है, अर्थात पत्तियों का जो लगे रहने का क्रम है वो भी प्रभावित करेगा। और ये पहले ही बता चुके हम कि वितान बनता किससे, तना, तने में से शाखाएं और शाखाओं से पत्तियां, इनसे मिलकर वितान बना रहेगा। तो इन्हीं पर ये प्रभावित, ये सभी कारक इसको प्रभावित करते हैं। जैसे मुख्य अक्ष कैसा है उसका, उसके ऊपर ब्रांचिंग पैटर्न कैसी है, शाखाओं की दिशा कैसी है, फिर शाखाओं पर पत्तियों का विन्यास है, पर्ण विन्यास वो कैसा है, ये सभी वितान संरचना को प्रभावित करने वाले कारक है। तो हमने तो वितान समझ लिया, वितान क्या है। उसके बाद हमने देखा कि वितान संरचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, मुख्य रूप से कौन कौन से, दो कारक थे, आनुवंशिक कारक और बाह्य कारक। इसमें आनुवंशिक कारक जैसे जीन से ये इनसे प्रभावित होगा, क्योंकि बाह्य कारकों में हमने देखा जलवायु, मृदा की प्रकृति, पादप का आवास, साथ ही प्रकाश की उपलब्धता, तापमान और जो खनिज पोषक पदार्थ, जल की उपलब्धता, ये सारे बाह्य कारक थे। और फिर जो अन्य कारकों को हमने जैसे देखे, जो प्रमुख रूप से इसमें क्या कहते हैं, और कारक जो थे, जैसे मुख्य अक्ष क्या है पादप का, वो कैसी वृद्धि कर रहा है, उसके बाद ब्रांचिंग पैटर्न कैसा है उसका, फिर वृद्धि, शाखाओं की वृद्धि किस दिशा में और कैसे है, फिर पर्णविन्यास, ये सारे जो है वो वितान संरचना को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे वितान संरचना के प्रकार। क्या, वितान संरचना के प्रकार, यानी पादपों में वितान संरचना या कैनोपी आर्किटेक्चर किस प्रकार का हो सकता है, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। अगला क्या है टॉपिक,
वितान संरचना के प्रकार, वितान संरचना के प्रकार या टाइप्स ऑफ कैनोपी आर्किटेक्चर, टाइप्स ऑफ कैनोपी आर्किटेक्चर। टाइप्स ऑफ कैनोपी आर्किटेक्चर। अभी मैंने जो वितान संरचना को प्रभावित करने वाले कारक बताए, उनके आधार पर, उन कारकों के आधार पर वितान संरचना कई प्रकार की हो सकती है। जैसे पहला प्रकार कौन सा हो जाएगा, पाम या खजूर प्रकार का। पाम टाइप्स। पहला प्रकार कौन सा है, पाम प्रकार का या खजूर प्रकार का, या इसे कॉडेक्स प्रकार का भी बोल सकते हैं। कैसा, कॉडेक्स, इसी को कॉडेक्स प्रकार का भी वितान, कॉडेक्स प्रकार की वितान संरचना भी कहा जा सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें पहले भी कई बार बता चुके हैं इसको, यानी तने से शाखाएं नहीं निकलेंगी और तने के शीर्ष पर, तने के शीर्ष पर पत्तियां हस्ताकार रूप में या पिच्छाकार रूप से लगी रहती हैं और चक्रीय रूप में लगी रहती हैं, अर्थात एक तरह से मुकुट के समान इसका तना होगा। जैसे इस प्रकार का होता है, नीचे की तरफ से मोटा और इस तरह से, इसके ऊपर यहां पर पत्तियां लगी रहती हैं। तो इस प्रकार का जो, इस प्रकार की वितान संरचना है वो पाम टाइप या कॉडेक्स टाइप कहेंगे इसको, कॉडेक्स टाइप। कॉडेक्स का मतलब तरह से पिच्छकी प्रकार का, कैसा, पिच्छकी या पुच्छकी प्रकार का। इसमें क्या होता है, जो तना है इसमें से शाखाएं नहीं निकलती और तने के शीर्ष पर पत्तियां चक्रिक क्रम में, कैसे, चक्रिक क्रम में पत्तियां लगी रहती हैं। और ये पत्तियां कैसे होंगी, हस्ताकार, हस्ताकार या संयुक्त पिच्छकी। पिच्छकी का मतलब जैसे इधर से पंखों के समान संरचना बनाती है। तो ये इस प्रकार की इसमें पत्तियां लगी रहेंगी। और ये पहला टाइप हो गया कौन सा, पाम या खजूर प्रकार का, जिसमें शाखाएं नहीं निकलती हैं। तो एक प्रकार से बहुत ही सरल वितान संरचना है, इसे कॉडेक्स प्रकार की संरचना कहा जाता है। इसके बाद ये भी ध्यान रखना, इसमें जो लीफ ट्रेस होते हैं ना, पर्णों के चिन्ह, इस तरह से पर्ण चिन्ह लगे रहते हैं इसके तने पर। इस तरह से जो पुरानी पत्तियां हैं वो यहाँ से हट जाती हैं, जबकि इनके जो लीफ ट्रेस हैं या पर्ण चिन्ह हैं वो चिरस्थायी होते हैं, वो लगे रहते हैं इस तरह से तने पर। तो ये पहला प्रकार हो गया कौन सा, पाम टाइप या कॉडेक्स टाइप या खजूर प्रकार की वितान संरचना। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, एग्जाम्पल जैसे पहले लिखा हुआ है, क्या हो जाएंगे, तो खजूर, पाम, जितने भी पाम वृक्ष हैं, नारियल, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। सबसे सरल प्रकार की वितान संरचना इनमें देखने को मिलती है। इसके बाद दूसरा प्रकार वितान संरचना का दूसरा प्रकार इसमें होगा शंक्वाकार। वितान या शंक्वाकार। ये शंक्वाकार या कॉनिकल या
शंक्वाकार या कॉनिकल प्लांट्स कहेंगे, कॉनिकल प्रकार की वितान संरचना ये देखने को मिलती है एकल शाखी वृक्षों में, इनमें एक वार्षिक वृक्षों में। जैसे ये भी कई बार होता है, इसमें क्या हुआ, इस प्रकार की वितान संरचना मिलेगी, नीचे की तरफ से इस प्रकार से शाखाएं निकलती हैं, शाखाएं चक्राकार क्रम में या एकांतर क्रम में इस तरह से। और इसका क्या है कि मुख्य अक्ष भी लगातार बढ़ता रहता है, साथ में जो शाखाएं हैं वो अग्राभिसारी क्रम में निकलती हैं, यानी नीचे की तरफ की शाखाएं लंबी होती हैं और आयु में बड़ी होती हैं, यानी लंबी होती हैं तथा इनकी आयु अधिक होती है। ऊपर की शाखाएं वो क्रमशः छोटी होती जाती हैं और एक कोण शंक्वाकार आकृति बनती है इसकी। इस प्रकार का जो वितान संरचना होगी वो कैसी होगी, शंक्वाकार पादप या शंक्वाकार वितान संरचना। कैसी पादप देख सकते हो या ऐसे वितान संरचना देख सकते हो, शंक्वाकार वितान संरचना, वितान संरचना यानी कि कैसी होगी है, इसमें जो मुख्य अक्ष है वो लगातार बढ़ता रहता है, तो शाखाएं अग्राभिसारी, कैसी शाखाएं अग्राभिसारी क्रम में होती हैं, अग्राभिसारी शाखाएं कैसे निकलेंगी, अग्राभिसारी क्रम में निकलेंगी, यानी नीचे की शाखाएं बड़ी और ऊपर की शाखा छोटी होती जाती हैं इससे। और ये चक्र क्रम में या एकांतर क्रम में लगी हो सकती है और इससे क्या बनती है, एक तरह से शंकु के आकार की आकृति बनती है। इसीलिए इस प्रकार की वितान संरचना को शंक्वाकार वितान संरचना या शंक्वाकार पादप कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, एग्जाम्पल जैसे पहले भी बता चुके हैं, अशोक, क्रिसमस ट्री, कैजुराइना, ये सारे इसके एग्जाम्पल है किसके, शंक्वाकार वितान संरचना के। तो हमने दो पढ़ लिए, एक तो पाम टाइप या कॉर्डेक्स प्रकार का, दूसरा शंक्वाकार वितान संरचना। इसके बाद तीसरे प्रकार की वितान संरचना, देखिए तीसरे प्रकार की हम दो पढ़ चुके हैं, इसके बाद कौन सी तीसरे प्रकार की वितान संरचना जो है वो होती है बेलनाकार, बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल, बेलनाकार या सिलेंड्रिकल व या सिर्फ अर्धवृत्ताकार भी कह सकते हैं, अर्ध नहीं दीर्घ वृत्ताकार कहेंगे, दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार संरचना या वितान संरचना। दीर्घ वृत्ताकार वितान संरचना यानी सिलेंड्रिकल, कैसे सिलेंड्रिकल वितान कैनोपी आर्किटेक्चर या बेलनाकार या दीर्घ वृत्ताकार वितान संरचना। इस प्रकार की वितान संरचना में क्या होता है, जो पादप की शाखाएं हैं वो एक तरह से पादप की जो शाखाएं हैं उनमें वृद्धि कम होती है, जबकि इसका मुख्य अक्ष ज्यादा होता है। जैसे शाखाओं में तो होगी वृद्धि कम और इसका मुख्य अक्ष लगातार बढ़ता रहता है और इस प्रकार के पादप बनते हैं इसमें। ये देखो मुख्य अक्ष इसका लगातार बढ़ता है, इस तरह से शाखाएं एक दूसरे के ऊपर इस तरह से व्यवस्थित रहती हैं और इस प्रकार की जो संरचना बनेगी, एक तरह से सिलेंड्रिकल या बेलनाकार संरचना पाई जाती है इन पादपों में। जो इनका ये वितान है कैसा है, सिलेंड्रिकल या बेलनाकार वितान है, यानी शाखाएं इसमें शाखाओं की वृद्धि लंबाई है, जो लंबाई होगी शाखाओं की वो इसकी कम होगी और जैसे पादप की ऊंचाई ज्यादा होगी। ये समझ सकते हो कि पादप की ऊंचाई अधिक और जो उसका क्षेत्रफल है, क्षेत्र एरिया है या चौड़ाई है, यानी इसकी विड्थ तो कम होगी और लेंथ इसकी ज्यादा होगी पादप की, यानी चौड़ाई कम
और लंबाई ज्यादा होती है, इसीलिए इनको बेलनाकार या दीर्घवृत्ताकार वितान संरचना कहा जाता है। एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे, जैसे इस प्रकार की वितान संरचना जो मिलेगी वो मिलती है कटहल में, कटहल या जैसे हम कटहर बोलते हैं, कटहर भी बोलते हैं ना, कटहर भी बोलते हैं। तो जो कटहल है या कटहर है उसमें इस प्रकार की वितान संरचना देखने को मिलती है। कैसी? बेलनाकार वितान संरचना। इसके बाद अगली वितान संरचना है, अगला प्रकार है चौथा प्रकार गुंबदाकार या गोलाकार, गोलाकार अथवा गुंबदाकार वितान संरचना। गोलाकार या गुंबदाकार वितान संरचना। देखिए गोलाकार या जो गुंबदाकार वितान संरचना होगी इसे भी कई बार बता चुके हैं अपन, ये देखने को मिलेगी पादप किसमें, जैसे वो है बरगद है, इनमें क्या होता है, ये पादप कैसे होते हैं, बहुलशाखी। कैसे? बहुलशाखी होते हैं, यानी कुछ समय तक इनका तना बढ़ता है, इसके बाद तने की वृद्धि रुक जाती है और उसमें से अचानक से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, फिर उन शाखाओं में से शाखाएं निकलती हैं और पादप की जो संरचना है वो एक तरह से एक गुंबद के आकार की या इस तरह से गोलाकार हो जाती है। कैसी हो जाती है? पादप की आकृति या वितान की आकृति कैसी हो जाती है? ये गोलाकार आकृति हो गई। कैसी हो गई? गोलाकार आकृति हो गई। तो इस प्रकार का जो वितान होगा या इस प्रकार की वितान संरचना कहलाएगी वो क्या है? गोलाकार या गुंबदाकार वितान संरचना कहलाती है। एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे आम, बरगद, आम, बरगद आदि इसके एग्जाम्पल है। जिसमें क्या होगा, इसमें यानी शाखाएं कैसी होती हैं, इसमें जो बहुत सारे प्रकार का शाखा होता है इसमें सिम्पोडियम, शाखाएं तने की वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है और उसमें से फिर बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। शाखाएं कुछ शाखाएं ऊपर की ओर वृद्धि करेंगी और लंबाई में वृद्धि करती है, जिससे कि एक गोलाकार संरचना इसकी बन जाएगी वितान की। तो वो गोलाकार प्रकार का वितान या गुंबदाकार, जैसे मंदिरों के ऊपर गुंबद रहता है उस प्रकार। इसके बाद अगला प्रकार कौन सा है? एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला वितान संरचना अगली प्रकार कौन सा है? छत्राकार। छत्राकार वितान संरचना में भी शाखा कैसा होगा? बहुशाखी प्रकार का होता है, जैसे अभी गोलाकार होता है इसी प्रकार का, लेकिन इसमें जो वितान बनेगा वो छत्राकार बनता है, यानी इसकी जो शाखाएं हैं वो लंबाई में अधिक बढ़ती है। इस प्रकार से शाखाएं लंबाई में ज्यादा बढ़ेंगी इसकी और एक तरह से छिपी हुई कुछ शाखाएं ऊपर भी निकलती हैं इस तरह। तो इस प्रकार का जो शाखा बनेगा वो छत्राकार, जो ऐसा छतरी के आकार का बनता है, इस प्रकार का वितान संरचना जो बनेगी वो यानी अम्ब्रेला शेप का, अम्ब्रेला छतरी का छाता। तो उस प्रकार के अम्ब्रेला के समय छाते के आकार की जब वितान संरचना बनती है, यानी इसकी शाखाएं होती तो बहुत सारी प्रकार की शाखा है इसमें भी, लेकिन शाखाएं इसकी लंबाई में अधिक वृद्धि करती है और कुछ शाखाएं ऊपर की ओर भी ऊर्ध्व वृद्धि भी करती हैं। तो इस प्रकार का जो संरचना बनेगी वितान संरचना वो छत्राकार वितान संरचना होती है। एग्जाम्पल इसके अगर देखे जाए तो इसका एग्जाम्पल है पारस पीठा। क्या? पारस
पारस पीपल, इसका एग्जाम्पल है। छत्राकार प्रकार का वितान संरचना ऐसी होती है ना। इसके बाद अगली वितान संरचना है, ये 5 हो गई है ना, 5 प्रकार को पढ़ लिए थे, अभी कौन सा है? छठा प्रकार। छठा प्रकार इसका कौन सा है? छठा प्रकार है इसका पैगोडा टाइप। पैगोडा टाइप है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष प्रकार की या कल्प वृक्ष प्रकार बोल देंगे इसको, कल्प वृक्ष प्रकार या कल्प वृक्ष रहेंगे इसको, कल्प वृक्ष प्रकार की वितान संरचना या सिर्फ पैगोडा बोलते हैं, कल्प वृक्ष या पैगोडा टाइप। पैगोडा टाइप की वितान संरचना, पैगोडा टाइप की वितान संरचना देखिए, जो पैगोडा टाइप की या वृक्ष प्रकार की वितान संरचना होगी वो इस प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है, जो मुख्य अक्ष है वो इसका लगातार बढ़ता रहता है और जो इसमें शाखा होता है, पत्तियां जो शाखाएं होती हैं इसमें, वो शाखाएं इस तरह से, शाखाएं जो निकलती हैं एक के ऊपर एक सीढ़ी के नुमा या सीढ़ी के जैसी आकृति बनाती है और शाखा कुछ समय इस प्रकार बढ़ने के बाद ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। शाखा इस तरह कुछ टाइम तक कुछ सीधी लंबाई में वृद्धि बढ़ती रहती है, लेकिन फिर जब इसकी वृद्धि थोड़ी धीमी होती है तो इसका जो मुख्य अक्ष है, मुख्य शीर्षक भाग है, वो ऊपर की तरफ मुड़ जाता है और इससे फिर से नई शाखा निकलती है। ऐसे ही इधर से है ना, फिर शाखा कैसे होगी, एक के ऊपर एक। तो इस प्रकार का जो इस प्रकार का जो शाखन है वो कहलाता है पैगोडा टाइप या कल्प वृक्ष प्रकार का शाखन। पैगोडा होता है, बोलते हैं जो बौद्ध मंदिर होते हैं ना, उनका गुंबद होता है, जैसे पैगोडा या गुंबदाकार आकृति होती है बौद्ध मंदिरों में, उसको पैगोडा कहा जाता है। उसी प्रकार की आकृति यहाँ देखने को मिलती है, यानी इसमें शाखाएं एक तरह से एक ये ध्यान रखना है कि शाखाएं एक के ऊपर एक सीढ़ी के जैसी लगती हैं, चक्राकार क्रम में लगेंगी और सीढ़ी नुमा आकृति बनाती है इसमें शाखाएं। और साथ ही शाखा लंबाई में कुछ समय बाद कुछ समय तक तो बढ़ती लंबाई है, यानी उसकी वृद्धि थोड़ी धीमी पड़ती है शाखा की, तो उसका शीर्ष है जो ऊपर की तरफ मुड़ जाता है और फिर जहां से मुड़ी है शाखा वहां से अन्य शाखा दूसरी ब्रांच निकलती है। इस प्रकार इसका लगातार एक क्रम लगातार चलता रहता है कल्प वृक्ष प्रकार की शाखा में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल इसका सेमरी, ये इसका एग्जाम्पल है, इसका कल्प वृक्ष प्रकार का शाखा या पैगोडा टाइप का जो शाखा है। अगला प्रकार का शाखा है, अगले प्रकार की वितान संरचना, 7वां पॉइंट है, 7वें प्रकार की वितान संरचना है निलंबित वितान संरचना। कैसी? निलंबित, निलंबित या ड्रॉप प्रकार की वितान संरचना। निलंबित वितान, निलंबित या ड्रॉप वितान संरचना, इसे रुदन प्रकार के वितान संरचना भी कहा जाता है। इसे रुदन या क्राइन यानी रोनक, रुदन या क्राइन प्रकार की वितान संरचना, इसे रुदन प्रकार की वितान संरचना भी कहा जाता है। संरचना भी से रुदन प्रकार की वितान संरचना भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? निलंबित या ड्रॉप्ड वितान संरचना, और इसे ही रुदन या क्राइन प्रकार की वितान संरचना भी कहा जाता है।
इस प्रकार की वितान संरचना में देखिए क्या होता है, जैसे ये इसका मुख्य तना है, इसमें से जो शाखाएं निकलती हैं वो पतली पतली शाखाएं निकलती हैं और इस तरह से नीचे की तरफ इस तरह लटकी रहती हैं। शाखाएं इस तरह नीचे की तरफ लटकी रहती हैं इस भाग से। तो इस प्रकार की वितान संरचना क्या कहलाती है? निलंबित वितान संरचना या रोदन वितान संरचना। शाखाएं पतली होंगी इसमें और थोड़ी जैसे ऊपर उठी और फिर नीचे की तरफ लटक जाती हैं। पत्तियां भी इसमें इसी प्रकार की होंगी, पतली। इस प्रकार की वितान संरचना पेश है। ये है निलंबित प्रकार की वितान संरचना। एग्जाम्पल इसका अगर देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल है बॉटल ब्रश। पादप है ये, बॉटल ब्रश प्रकार का पादप है। इसमें क्या होता है, इसका नाम बॉटल ब्रश में पड़ा पादप का कि जो इसकी शाखा है इसमें जो पुष्पक्रम लगता है ना, वो पुष्पक्रम इस तरह का लगता है। इसमें थोड़े लाल लाल कलर के यहाँ पे ऐसे पुष्प निकलते हैं, जैसे जो वो होता है ना दूल्हा, और दूल्हे के सहरे के ऊपर जो किलंगी लगी रहती है, उस किलंगी में लाल 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 धागे से निकले रहते हैं। या फिर तुमने बच्चों की जो दूध की बोतल होती है उसे साफ करने वाली ब्रश आती है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा बॉटल ब्रश। इसमें जो इसका पुष्पक्रम होगा वो उसी प्रकार का होता है जैसे बच्चों की बोतल साफ करने वाली ब्रश आती है। इसी कारण इस पादप का क्या नाम है, बॉटल ब्रश। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है निलंबित प्रकार की वितान संरचना का। तो आज हमने पादप की वितान संरचना को कंप्लीट किया। आर्किटेक्चर जो इसका वितान संरचना है, यानी ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है। शाखन प्रतिरूप हमने कल पढ़ लिए, ब्रांचिंग पैटर्न, और आज हमने इस वितान संरचना को पूरा कर लिया है। तो ये समझा आज कि वितान क्या है, उसके बाद वितान संरचना को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े हमने, और उसके बाद वितान संरचना के 7 प्रकार पढ़े। 7 प्रकार कौन कौन से? पहला था पाम टाइप या पाम प्रकार का, या कौन सा, कॉडेक्स प्रकार का, जिसमें शीर्ष पर पत्तियां इच्छाकार क्रम में लगी होती थी। एग्जाम्पल जैसे खजूर, शाखन इसमें नहीं होता था। दूसरा प्रकार था कोनिकल या शंकु आकार, जिसमें एकलाक्षी शाखन पाया जाता है और शीर्ष जो मुख्य अक्ष था वो लगातार बढ़ता है। शाखाएं अग्राधी शाही क्रम में लगती हैं और वो एक तरह से शंकु के आकार की आकृति बनाता था। फिर तीसरे प्रकार का हमने पढ़ा बेलनाकार वितान संरचना, जो कि कटहल में पाई जाती है, कटहल में पाई जाती है, जिसमें शाखाएं लंबाई में कम बढ़ती हैं और पादप की ऊंचाई ज्यादा होती है, तो वो एक बेलनाकार संरचना बनती थी। उसके बाद हमने पढ़ी गोलाकार संरचना, जैसे गोलाकार या गुंबदाकार किस में पाई जाती है, वो आम में या बरगद में पाई जाती है, जिसमें शाखा एक तरह से तना कुछ समय बाद बढ़ा, फिर शाखाएं अचानक से निकली, बहुलफा की प्रकार का उसमें शाखन होता था। ऐसे ही फिर अगले प्रकार का हमने पढ़ा चक्राकार, उसमें बहुलफा का नहीं पाया जाता है और शाखा एक तरह से लंबाई में ज्यादा बढ़ती है। एग्जाम्पल उसका क्या था, पारस्परिक। इसके बाद हमने पढ़ा पैगोडा टाइप का या कल्प वृक्ष प्रकार का शाखन, जो उसमें क्या होता था, शाखाएं कुछ समय बाद सीधी बढ़ी और जैसे शाखाओं की वृद्धि कमजोर हुई तो शाखा का जो शीर्ष है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाता था और मुड़े हुए भाग से फिर से शाखाएं निकलती हैं। ये क्रम लगातार उसमें जारी रहता है और शाखाएं उसमें सीढ़ी की आकृति की या जैसे एक के ऊपर एक चक्राकार रूप में व्यवस्थित रहती थी। एग्जाम्पल क्या था उसका, सीढ़ी क्या था, सीढ़ी। इसके बारे में जो आपके सामने है, ये आज अपना यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।